वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप अदबी मुजल्ला लिटरेरी मैगज़ीन, और हमारे आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारी इस मुजल्ले की मेहमान सबिया ख़ान ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत और पुरअसर फ़िकाहिया पेश किया, ला इल्मी एक नेमत है, जिस पे हमारे मेहमान जो आज शरीक महफ़िल हैं साद अहमद अलवी साहब ने बहुत अच्छा तबसरा किया, उसका बहुत अच्छा जायज़ा लिया। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि अब इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारा मंजूम हिस्सा है, और इसमें हम अपने मेहमान शायर से को दावत देते हैं कि वो अपनी शायरी आपकी नज़र करें। इससे पहले कि मैं अपने आज के मेहमान जमा साल मेहमान साद अहमद अलवी साहब से दरख्वास्त करूं कि वो अपना कलाम पेश फरमाएँ, मैं आपके जानकारी के लिए, चूँकि पहली बार हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तसरन इनके हवाले से मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे आज के मेहमान कराची में ये पैदा हुए, और उसके बाद इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से MPA मार्केटिंग में MPA मार्केटिंग आपने कराची यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद ना आपने दूसरी जो इल्मी तालीमी डिग्री हासिल की है वो MSc की है, जो कि आपने मार्केटिंग में आपने हासिल की है वेस्ट लंदन यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से। उसके बाद ना आपने फिर अपने जहाँ रहते थे सऊदी अरब में वहाँ वापस चले गए, वहाँ से फिर ये इन्होंने चौथी हिजरत की, जब वो थी कनाडा की। तो आपने 2018 में 2018 में कनाडा की हिजरत की, और यहाँ हमारे एक मरदुम खेज़ सिटी शहर मिसिसागा में इनका क़याम है और इनका ज़ाती कारोबार है। तो अब मैं चाहूँगा कि अपने अलवी साहब के हमारे नाजरीन को यकीनन मुंतज़िर होंगे कि वो आपने इतनी खूबसूरती से उनकी विकाये पे तबसरा किया है, तो अब देखना चाहते हैं कि आपकी शायरी कैसी है। बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ नाजरीन, इससे पहले कि ये अपना कलाम पेश करें, कि इन्होंने प्रोग्राम से पहले आज मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई है। तो जब मैंने इनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो मैंने पूछा भी आपका कोई शायरी में कोई उस्ताद भी है, तो इन्होंने कहा कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, और मैं पिछले मतलब ना 10-12 साल से मैं शायरी कर रहा हूँ, और मेरी कोई किताब भी शाया नहीं हुई है। और जब मैंने इनकी शायरी सुनी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसा कि कहा जाता है कि ए पोएट इज़ बॉर्न नॉट मेड, अ शाइरुन युलिद वला युस्ना, यानी शायर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। और जो पैदाइशी शायर होता है वो पैदाइशी मौजू तबीयत लेके पैदा होता है। वो यानी वो जो कुछ भी शुरू में जिसे कहते हैं ना कि मतलब वो नेट प्रैक्टिस करता है ना, और मतलब उल्टे सीधी तुकबंदियाँ करता है, तो उसमें भी एक तरह का वज़न भी रहता है, उसमें एक मीटर भी रहता है, उसमें एक बहर भी रहती है, चूँकि उसकी तबीयत मौजू होती है। वो जो कुछ कहता है वो एक रिदम में होता है, और वो उसके बगैर वो कह ही नहीं सकता। वो कहेगा तो उसका ख़ुद जहन में एक तरह की घंटी बजती है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उस वक्त अगर उसकी समझ में वो गड़बड़ नहीं आती है तो फिर वो अपने सीनियर से रुजू करता है। पुराने ज़माने में उसको शागिर्दी कहा जाता था, और इस ज़माने में उसको कहते हैं मशवरा करना। लेकिन हमारे ममदूह ने यह बताया कि वो मशवरा भी नहीं करते हैं, चूँकि उनको पूरा एतमाद है अपनी शायरी पे और अपनी तबीयत की मौजूनियत पे। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया तस्लीम साहब, बहुत नवाजिश आपकी। तो नाज़रीन, पेश खिदमत है मेरा कलाम जो मैंने आपसे कुछ अर्से पहले लिखा था। अर्ज़ किया है कि बड़े ख्वाबों के बाद, बड़े अज़ाबों के बाद, हकीकत पल्ले पड़ी कुछ हिसाबों के बाद। बड़े ख्वाबों के बाद, बड़े अज़ाबों के बाद, हकीकत पल्ले पड़ी कुछ हिसाबों के बाद। तू है कि झुकाए बैठा है पल के मुसलसल, तू है
کہ جھکائے بیٹھا ہے پل کے مسلسل، کیا کوئی کلام ہو اتنے حجابوں کے بعد، محو سخن ہوں میں بس ایک تیری ہی خاطر، محو سخن ہوں میں بس ایک تیری ہی خاطر، اور تو غافل ہی ہے اتنے اشاروں کے بعد، جستجو بھلا تیری میں اب اور کیا کروں، جستجو بھلا تیری میں اب اور کیا کروں، تو آشکار ہو ہی گیا چند سوالوں کے بعد، حاصل شوق پھر آخر یہاں کس کو کہوں، حاصل شوق پھر آخر یہاں کس کو کہوں، کشمکش اب بھی ہے اتنے نظاروں کے بعد، سنورتی نہیں یہ سوچ سنی سنائی باتوں سے، سنورتی نہیں یہ سوچ سنی سنائی باتوں سے، خود میں کچھ بات آتی ہے کچھ کتابوں کے بعد، سنورتی نہیں یہ سوچ سنی سنائی باتوں سے، خود میں کچھ بات آتی ہے کچھ کتابوں کے بعد، باتیں یہ کروڑوں کی سر بازار پھر نہ کرنا، باتیں یہ کروڑوں کی سر بازار پھر نہ کرنا، یہاں مزدور کو آتی نہیں گنتی ہزاروں کے بعد، واہ، باتیں یہ کروڑوں کی سر بازار پھر نہ کرنا، یہاں مزدور کو آتی نہیں گنتی ہزاروں کے بعد، اور اڑان اپنی اس فلک تک ہی آخر کیوں ہو، اڑان اپنی اس فلک تک ہی آخر کیوں ہو، ایک جہاں بستا ہے اس کے کناروں کے بعد، پتھروں سے نکلا اور خود پتھر ہو چلا، پتھروں سے نکلا اور خود پتھر ہو چلا، یہی بس کر سکا ہے بشر اتنے زمانوں کے بعد، بڑے جوش سے جگایا پہلے ماضی کے قصوں کو، بڑے جوش سے جگایا پہلے ماضی کے قصوں کو، ٹھنڈی آہیں پھر بھری گئیں کچھ یادوں کے بعد، وہ جو سر اٹھا کر جینا سب کو سکھا سکے، وہ جو سر اٹھا کر جینا سب کو سکھا سکے، اب کہاں سے آئے گا اتنے غلاموں کے بعد، شناخت کی اپنی یہ بحث اب بیکار ہی سمجھو، شناخت کی اپنی یہ بحث اب بیکار ہی سمجھو، امید فضول ہے ثقافت کے جنازوں کے بعد، داد فن کی خاطر اب فنکار یہاں ترسے گا، داد فن کی خاطر اب فنکار یہاں ترسے گا، یہ الگ کھیل ہوگا اتنے تماشوں کے بعد، مجنوں کی پہچان ایک یہ بھی ہے ٹھہری، مجنوں کی پہچان ایک یہ بھی ہے ٹھہری، شوق بڑھتا ہے اس کا تمام رکاوٹوں کے بعد، اور آخری شعر پیش خدمت ہے کہ سمیٹ لیا میں نے جذبہ پھر سے ابھرنے کا، سمیٹ لیا میں نے جذبہ پھر سے ابھرنے کا، یہی ہاتھ آیا ہے میرے تمام طوفانوں کے بعد۔ واہ، بہت خوب، کیا کہتی ہیں صبیہ؟ بہت، ہر شعر میں ایک خاص طور پہ جو آپ نے ایک کروڑ مزدور والا جو شعر ہے وہ واقعی اپنے اندر ایک بہت وہ معنی رکھتا ہے، اور ہر شعر بہت ہی عمدہ، بہت شاندار، شکریہ۔ اور آج پہلی میں نے بار ان کی سنی ہے یہ غزل، اور مجھے بہت اچھی لگی، بہت اچھا کلام، تازہ دم شاعر کہہ سکتے ہیں ان کو۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ میں تو یہ کہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ بہت اچھا لگا سن کے۔ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ناظرین میں معافی چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس لٹریری میگزین ادبی مجلے میں مجھے نا کوشش کرنی چاہیے کہ میں صرف اردو بولوں، لیکن یہ کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے آج کے اس پروگرام میں ان کو مدعو کرنے کے بعد، جسے کہتے ہیں نا، میں نے بلائنڈ کھیلا تھا، میں نے ان کی آواز تک نہیں سنی تھی، اب آپ یقین کر لیں میں ان سے کبھی ملا نہیں تھا، صبیحہ نے ان کو ریفر کیا کہ بہت اچھے ایک نوجوان شاعر ہیں ہمارے شہر میں، آپ ان کو بھی موقع دیجیے، ان کو آپ ادبی مجلے میں آئندہ شمارے کے لیے آپ ان کو بلائیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کو سن لیا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جانتی ہوں، میں ان کو سعودی عرب سے جانتی ہوں، بلکہ ان کے بڑوں کو بھی جانتی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں کسی بھی شاعر کو، ادیب کو
मुबस्सिर को, सियासतदान को, डॉक्टर को, इंजीनियर को बुलाता हूँ, उससे पहले मैं उनसे बातचीत ज़रूर कर लेता हूँ ताकि मैं अंदाज़ा कर सकूँ कि उनकी उपज, उनकी समझ बूझ, उनकी सलाहियत, उनका तजुर्बा, उनकी इल्मियत और उनकी पेशकश जो है ना वो किस हद तक है और किस हद तक मेरे प्रोग्राम में वो शामिल होने की वो रखते हैं, सलाहियत रखते हैं और उसको उनको कबूल किया जाता है। लेकिन सबिया के कहने पे मैंने आज पहली बार अपने अलवी साहब को मैंने मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया लेकिन सर। सुनने के बाद ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि चूँकि इनकी इस गज़ल में मैंने 2-3 शेर जो मैंने सुने हैं, मैं उनको दोहरा नहीं सकता चूँकि मुझे वो याद नहीं है, लेकिन वो देखना ये बड़ी खूबी होती है किसी भी कलाम की, किसी भी गज़ल की, तो उसमें कम से कम एक शेर ऐसा होना चाहिए, है ना, जो कि मुनफरिद हो। जैसे ये तो एक तरह की लोगों का वो बन गया है, तकिया कलाम बन गया है कि जी आप तो मुनफरिद शायर हैं, आप तो ये शायर हैं, है ना। जो इनका जो वाकई मुनफरिद जो शेर है, जिस मजमून को किसी से पहले किसी शायर ने नहीं बांधा है, वो एक नहीं 2-2 इनके अशार ऐसे थे जो कि मुनफरिद थे। उस मौजू को पहली बार अपने शेर में बांधा गया है, उनको तख्लीक किया गया है। तो इससे मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मशक़ सुखन को वो जारी रखेंगे और ये कि न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि ना वो कोशिश करेंगे ना ताकि उनके बाद के जो लोग हैं, उनके जो जूनियर हैं, है ना, उनको कुछ ना देखें ना, कोई भी इल्म आप सीखते हैं, है ना, तो ज़रूरी होता है कि उसको पढ़ें भी, आप उसकी तालीम भी हासिल करें। जैसे कि आप मगरबी दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया में तो हो जाता है कि आप कोई भी कारोबार कर लीजिए, वहाँ तो लोग डॉक्टर नहीं होते, जो अताई होते हैं, है ना, वो डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं होता, पूछगिछ करने वाला नहीं होता। लेकिन मगरबी वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको कुछ काम शुरू करने से पहले उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बगैर लाइसेंस लिया आप यहाँ पर कोई भी कारोबार शुरू नहीं कर सकते। तो इसी तरह शायरी का भी है बेटा कि ना कि बेशक आप ना एक पैदाइशी शायर हैं आप, है ना, इसके बावजूद ना अपने जूनियर्स को बताने के सिखाने के लिए, और कल को आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस इल्म की कुछ जानकारी आप ज़रूर हासिल कीजिए। और जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है अच्छा सोचने की, आपके सोच में जो नुदरत है और जो आपकी फ़िक्र की जो बुलंदी है ना, उसमें और इंशाल्लाह इजाफा होगा और तरक्की करेंगे आप। और फिर ये कि जो कुछ आप कहें उसको वक्त पे छपवा लिया ज़रूर करें। अगर किताब नहीं आपकी नहीं छप सकती है, बुक आपकी पब्लिश नहीं हो सकती है, तो कम से कम आप मैगज़ीन्स में अपना कलाम ज़रूर छपवाना शुरू कर दें, ताकि आपकी एक तरह की ना आपकी एक फ़ाइल बनती चली जाएगी, आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना चला जाएगा। चूँकि होता ही है कि अब जो इस उम्र में आप जो शेर कह रहे हैं, आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, है ना, तो इस वक्त के शेरों को आप ख़ुद रद्द कर देंगे। और जिस अपने कलाम को शायर ख़ुद रद्द कर दे, जैसे कि गालिब ने अपने कितने कलाम को रद्द कर दिया था, अगर उनका सारा कलाम होता तो कितना होता है। उन्होंने होता यह है कि ना, जो मीर ने कहा है ना, बड़ा अच्छा शेर कहा है इस सिलसिले में कि गज़ल कहना नहीं आती थी तो 100 शेर कहते थे, गज़ल कहना नहीं आती थी तो 100 शेर कहते थे, मगर एक शेर भी ए मीर अब मुश्किल से होता है। जब इंसान में खुद एहतिसाबी आ जाती है, अपनी गलतियों को, अपनी कमज़ोरियों को वो खुद समझने लगता है, उसको परखने लगता है, उसको निशानदेही करता है, तो वो ख़ुद को वो अपने नाम से कैसे मंसूब रखेगा। तो बुज़ुर्गों ने यही कहा है कि जैसे मेरा पहला शेरी मजमूआ 1966 में जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, मेरा शाया हो गया था, शहर अफकार 66 की बात कर रहा हूँ। अगर वो कलाम में ना छपवाता जब, तो अब तो ज़ाहिर है उसको मैं कभी का रद्द कर चुका था, क्योंकि मैं तो लड़कपन का बचपन का कलाम था। तो आपके लिए भी यही है कि इन चीज़ों को पहली बात यह है कि रिसालों में छपवाना शुरू कर दें, अखबारात में छपवाना शुरू कर दें, उसके बाद ना फिर उसका आप इंतखाब करें, उसको किताबी शक्ल में शाया कर दें कि आप मेरे पिछले 10 साल का कलाम ये है, फिर 10 साल के बाद अगली किताब आनी चाहिए, अगली किताब आनी चाहिए, इस तरह सब करते हैं। तो मेरे तो आपको ये आपके कलाम की खूबी को देखते हुए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। बड़ी नवाजिश तस्लीम साहब, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत इत्मीनान हासिल हुआ, मुझे मैं बहुत डर रही थी, मगर हम भी डर रहे थे सभी, हकीकत है। मैं तो बहुत ही कि माशाअल्लाह आपने क्या एक एक शेर आपका, किसी भी मैं ये नहीं कह सकती कि कोई भी शेर जो है वो हर शेर अपने जगह
नगीने की तरह है। बहुत शुक्रिया तस्लीम साहब, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, हौसला अफ़ज़ाई का। सबिया साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया मुझे इस प्रोग्राम में आने का, और आपने जो मुझे हिदायत दी हैं, जो नसीहतें की हैं, मैं यकीनन उनको मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रखूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और ये कहना, और आपकी इसी खूबी को देखते हुए यकीनन हमारे ऑडियंस जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो यकीनन ना उनकी भी सैरी नहीं हुई है अभी, वो यकीनन चाहते होंगे कि आप अपनी एक गज़ल कम से कम और सुनाएं। तो हमें अपनी एक और गज़ल सुनाइए प्लीज़। ज़रूर। नाज़रीन, अर्ज़ किया है, नफ्स का अपने असीर था, नफ्स का अपने असीर था, तभी यूं ज़वाल पज़ीर था। नफ्स का अपने असीर था, तभी यूं ज़वाल पज़ीर था। रोज़े महशर बड़ा आली मुकाम निकला, वो जो दुनिया में बस एक फ़कीर था। वाह। खाली दावा था खुदा पे ईमान का, खाली दावा था खुदा पे ईमान का, अंदर बुत मेरी अना का तामीर था। वाह। ख्याल था सारे किस्से बस मुझसे हैं, ख्याल था सारे किस्से बस मुझसे हैं, और हकीकत में रेत की लकीर था। निकला अंदर से बिलाखिर एक मुनाफिक ही, निकला अंदर से बिलाखिर एक मुनाफिक ही, मैं जो अपनी ज़ात में बड़ा पीर था। वाह। निकला अंदर से बिलाखिर एक मुनाफिक ही, मैं जो अपनी ज़ात में बड़ा पीर था। और आखिरी शेर, तहलील कर दिया आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको, तहलील कर दिया आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको, वो जो एक छोटा सा मेरा ज़मीर था। वाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह। बहुत खूब। नाजरीन, देखा आपने कि हमारे दरमियान, हमारे ज़माने में, देखें ना, वो बात तो पुरानी हो गई, अलग हो गई, कि लोग कहते थे कि हम मुश्ताक यूसुफ़ी के ज़माने में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, हम मीर गालिब के ज़माने में जी रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम साद अहमद अलवी के ज़माने में जी रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग तो अपना हिस्सा डाल चुके, अब इन्हीं लोगों की बारी है, इन्हीं लोगों को सब कुछ करना है, इस चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ये हमारी खुशनसीबी है नाजरीन कि जितने भी लोग साउथ एशिया से, जनूबी एशिया से माइग्रेट करके, हिजरत करके वेस्टर्न वर्ल्ड में आके आबाद हुए हैं, मगरबी दुनिया में आके आबाद हुए हैं, वो अपने साथ अपना इल्म, अदब, तहज़ीब, सकाफ़त और अपनी जो अक़दार, माशरत, तर्ज़ माशरत और अपनी खूबियाँ, तमाम तर खूबियाँ लेकर, सेहतमंद खूबियाँ लेकर यहाँ पर हिजरत करके आए हैं, और नहायत ईमानदारी के साथ, नहायत खुलूस के साथ, नहायत मेहनत और लगन के साथ उन तमाम चीज़ों की अपने जो हमारे जो खूबियाँ हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो है ना, इनकी तरवीज व बक़ा में जिस सरगर्मी के साथ हम अपने अपने मगरबी मुल्कों में बैठकर उनकी तरवीज़ व बक़ा के लिए जो काम कर रहे हैं, वो यकीनन काबिल इत्मीनान भी है, और हमें इस बात से खुशी है, काबिल फ़ख्र भी है, जो जैसा कि हमारे मज़हब में कहा गया है कि तुम जहाँ रहो उस सरज़मीन की मट्टी से और उस सरज़मीन की क़यादत के वफ़ादार रहो तुम। अब हम लोग मगरबी दुनिया में रह रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी मुल्क हो, तो हमें यहाँ की वफ़ादारी करनी है। जो हमारी सलाहियतें हैं उनको बदर्जाए अतम, उनको बढ़ा चढ़ा के उनको पेश करना है कि यही हमारी पहचान है। हमें यहाँ रह के हम घर से बाहर निकलेंगे तो कोई हमें मतलब ना गोरा कैनेडियन नहीं कहेगा, दूर से देख के हमें कहे, हमारी शक्ल को देख के कहेगा कि भाई ये तो कोई इंडियन पाकिस्तानी है। जब हमारी शक्ल सूरत हमारी पहचान है,
ہماری بول چال ہماری پہچان ہے، ہماری تہذیب و ثقافت ہماری پہچان ہے، ہماری زبان ہماری پہچان ہے. تو کیوں نہ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر ہم ان کی ترویج و بقا کے لیے کام کریں، جو کہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے بعد ہمارے جو پیروکار ہیں ہے نا، ہمارے جونیئرس ہیں، ہمیں پوری امید ہے، پورے اطمینان کے ساتھ ہم مریں گے کہ نا اس چیز کو آگے بڑھاوا دیتے رہیں گے. بھائی میں پچھلے کہیں کہ نا 30 سال سے 40 سال سے میں کینیڈا میں ہوں، رہ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ سے یہی سنتا آیا ہوں کہ بھئی ہمارے بعد تو زبان ختم ہو جائے گی، ہمارے بعد تو کوئی اردو بولنے والا نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. چونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر سال نا، جیسا کہ ان کشادہ دل ملکوں نے، جس میں سب سے آگے کینیڈا ہے، کہ اس نے اپنے سرحدیں کھول دی ہیں، اپنے دروازے کھول دیے ہیں ہر اہل علم کے لیے، ہر باصلاحیت شخص کے لیے، ہر ایماندار کے لیے، ہر محنتی کے لیے، بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب. اسی لیے ہمارے ممالک سے، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا سے اتنے لوگ ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں. وہ سب پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنے ساتھ نا علم و ادب کا خزانہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارے بعد یہ زبان ختم ہو جائے گی کینیڈا میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں، غلط ہے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ، ہم اپنے بچوں کو ان کی ماں بولی میں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے بچوں سے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، ہندی میں بات کرتے ہیں، پنجابی میں بات کرتے ہیں، پشتو میں بات کرتے ہیں، بنگالی میں بات کرتے ہیں، سری لنکن میں بات کرتے ہیں. تو گھر سے وہ اپنی زبان سیکھتے ہیں اور باہر نکل کے وہ انگریزی سیکھتے ہیں. اور باہر ان کو چونکہ ان کا ملنا جلنا اور کام دام سب باہر ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک طرح سے ہمارے کلچر کو، ہماری لینگویج کو، ہماری ٹریڈیشنز کو، ہماری ویلیوز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، افغانستان سے ہے، ایران سے ہے، سری لنکا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہماری زبان بھی قائم رہے گی، ہمارا کلچر بھی قائم رہے گا، اور ہمارا جو یہ ادبی سرمایہ ہے انشاءاللہ فروغ پاتا رہے گا. چونکہ ان لوگوں کے آنے کے ساتھ ساتھ باہر سے لوگ مہمان کے طور پہ آتے ہیں. میں خود جن کو ہر سال 10-12 لوگوں کو انڈیا، پاکستان، دنیا بھر سے بلاتا ہوں، اپنی کانفرنس میں، اپنے سیمینار میں، اپنے سمپوزیم میں، اپنے مشاعرے میں بلاتا ہوں میں. تو ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں کس رفتار سے ادب تخلیق ہو رہا ہے، کس طرح کس نہج پہ شاعری کی جا رہی ہے. وہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے، ہمیں کسی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بعد بھی اور بعد کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ ہماری زبانیں قائم رہیں گی، ہمارا ادب قائم رہے گا. میں آپ کا سبیہ صاحبہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے اس مجلے کو کامیاب بنایا، اتنا خوبصورت فقایہ پیش کیا. اپنے سعد احمد علوی صاحب، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئندہ بھی انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے. آپ نے ہمارے اس ادبی مجلے کو اپنے خوبصورت کلام سے نوازا اور کامیاب بنایا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام ادبی مجلہ لٹریری میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے اس پروگرام میں نئے اہل قلم کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.